हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी ऑडियंस का हमारे चैनल सिद्धि आईएएस पीसीएस पे। तो जो हमारा सीरीज आता है न्यूज़पेपर का वीकली एनालिसिस, उसी सीरीज में हम लोग 25 सितंबर से आज के डेट यानी 2 अक्टूबर 2022 तक का न्यूज़पेपर, इसको आज हम लोग कवर करेंगे। इस पूरे वीक में जो भी 3-4 इम्पॉर्टेंट मुद्दे रहे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, और साथ ही प्रीलिम्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों को ध्यान में रखते हुए इसको प्रीलिम्स बूस्टर को प्रिपेयर किया जाता है। तो प्रीलिम्स से रिगार्डिंग कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो हम लोग देखेंगे। फिर यूएनएससी मेंबरशिप में जो परमानेंट मेंबरशिप के लिए इंडिया फिर से पिच कर रहा है, तो उस पर क्या क्या बात है, क्या चैलेंजेस हैं, उसको देखेंगे। ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022, इसमें क्या क्या बातें हैं, क्या क्या कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी रूलिंग दिया है एबॉर्शन राइट्स को लेकर के, जो कि अनमैरिड वुमेन को भी एक्सटेंड किया गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यही 4 मुद्दे मिलनी हैं जो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो ये आपका प्री न्यूज। तो प्री वाले न्यूज में जो पहला न्यूज है ये है आपका जल दूत। ये एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसको कि डेवलप किया गया है रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा। और इसका मेन जो मकसद है, इसको ग्राउंड वाटर लेवल अक्रॉस द कंट्री इसको मॉनिटर करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। तो कहीं पे भी अगर आपको ई गवर्नेंस रिलेटेड या कुछ क्वेश्चन आता है, इवन इसको इन्वायरमेंट वाले में तो आप डायरेक्टली यूज कर ही सकते हैं, प्लस साथ में कोई भी ई गवर्नेंस वाला अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप एक मोबाइल ऐप के थ्रू, मोबाइल ऐप का एग्जांपल के तौर पे जल दूत को लिख सकते हैं। तो ई गवर्नेंस या एम गवर्नेंस दोनों में इसको एज एग्जांपल कोट कर सकते हैं। बाकी डायरेक्टली एज ए प्रीलिम्स, एज ए क्वेश्चन किसी भी स्टेट पीसीएस में ये पूछा जा सकता है, वही बहुत ज़्यादा संभावित है ये। नेक्स्ट आते हैं, अगला जो इससे रिलेटेड न्यूज आइटम है, इसको प्री और मेन्स दोनों ही संबंध से आप लोगों को थोड़ा डिटेल में देख लेना चाहिए, क्योंकि सितंबर 22, 2022 को नासा ने अपना डार्ट स्पेस क्राफ्ट, ये इनका जो स्पेस क्राफ्ट है डार्ट स्टैंड फॉर डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, इनका ये स्पेस क्राफ्ट को कोलाइड करवाया गया जो स्पेस रॉक है डिमॉर्फस इससे। और नासा ने कंफर्म किया कि इस टक्कर से जो है, जो स्पेस रॉक का ट्रेजेक्टरी था, उसका जो पाथ था, जिस रास्ते पे वो चल रहा था, उसको डेफ्लेक्ट कर दिया गया, उसका जो दिशा है उसकी दिशा को मोड़ दिया गया। तो ये नासा का डार्ट मिशन इसी चीज के लिए स्टार्ट ही किया गया है। तो मेनली इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पृथ्वी है इसको इस तरीके के किलर एस्ट्रॉइड अटैक से बचाने के लिए, कोई भी अगर मान लीजिए एस्ट्रॉइड आता है, अक्सर न्यूज में आता है कि ये एस्ट्रॉइड आके हमारे पृथ्वी से टकरा जा सकता है, जो कि हमारे अर्थ पे लाइफ के लिए खतरा बन सकता है। तो उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए नासा ने ये अपना मिशन टोटल उसकी दिशा में डायरेक्ट किया है। प्लस इसके साथ में एक और एडिशनल जो पोटेंशियल दिख रहा है वो ये है कि स्पेस माइनिंग का जो पोटेंशियल है वो शुरू किया जा सकता है इसके साथ में। और इसमें ये लोग देख रहे हैं ये कि मून को सेटअप किया जाएगा एक स्पेस माइनिंग फैक्ट्री के तौर पे, उसको वहां पे फैक्ट्री के तौर पे सेटअप कर देंगे, और जो भी एस्ट्रॉइड होंगे उनको हम वहां से तोड़ के मून तक लेके जा सकते हैं, और वहां से जो मिनरल्स होंगे वहां हम अर्थ तक वापस लेके आ सकते हैं। तो इसको इस दिशा में देखा जा रहा है अभी। ये काफी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लेकिन जो डिफ्लेक्शन करने वाली बात है उसके पाथ को, वो नियर टर्म में अचीव किया गया है नासा के डार्ट मिशन के द्वारा। तो इसको आपको याद रखना चाहिए, ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। तो दोनों ही डायरेक्शन से ये इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं प्रीलिम्स न्यूज में। एक ऑर्गेनाइजेशन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया है अंडर यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। 5 साल के लिए इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, और इसके लिए ग्राउंड ये दिया गया है कि इनका जो है बाहर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में काफी ज्यादा लिंकेज इस्टेब्लिश दिखा है, और काफी सारे रेड वगैरह ईडी के द्वारा, एनएसए के द्वारा किया गया था, अभी रिसेंट में देखने में मिला था हम लोगों को। नेक्स्ट जो प्रीलिम से रिलेटेड न्यूज आइटम है वो है आपका, ये स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है कि 36वां जो नेशनल गेम्स है ये 2022 में गुजरात में आयोजित किया गया है, और
इसका जो मैस्कट है वो सैवज है, सावज। ये सावज क्या है, एक एशियाटिक फॉर्म का, उसी का फॉर्म है, उसी फॉर्म में वो दिख रहा है। तो गुजरात और एशियाटिक लाइन, क्योंकि लायन जो है आपका गुजरात में, एशियाटिक लाइन गुजरात में ही पाया जाता है, तो इस यहां से आप याद रख सकते हैं कि ये इवेंट कहां पे हुआ, तो गुजरात में। तो ये प्रीलिम्स में स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को अगला जो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ ये बनाया गया है। इसके पहले जो सीडीएस के तौर पे अपॉइंट थे बिपिन रावत, उनकी मृत्यु हो गई थी एक हेलीकॉप्टर जो एयरक्राफ्ट क्रैश में, तो उसके बाद अभी इनको अपॉइंट किया गया है। अगला आइटम है उड़ान। ये स्कीम लॉन्च किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बच्चियां हैं उनको फ्री सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाएं। ये राजस्थान गवर्नमेंट का स्कीम है। तो ये आपका प्रीलिम्स से रिलेटेड न्यूज आइटम था, इसमें हमारे पास इतना है। अब जो मेन आइटम है, मेन से रिलेटेड, उस पे आ जाते हैं हम लोग। तो जो पहला आइटम है परमानेंट मेंबरशिप एट यूएनएससी, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट मेंबरशिप के लिए। तो इंडिया इसके लिए पिच अभी फिर से स्टार्ट किया है, फिर से इस रिफॉर्म के लिए पुश कर रहा है। लेकिन इस पुश में क्या क्या चैलेंजेस हैं उसको देखते हैं हम लोग। तो उस चैलेंज में पहला चैलेंज ये है कि जो P5 मेंबर्स हैं, जो परमानेंट 5 जो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स हैं, इसमें कौन कौन से कंट्री हैं, तो यूएस है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है एंड रसिया है। तो ये 5 कंट्री हैं। तो ये कोई भी P5 कंट्री ऐसा नहीं है कि अपना पावर को डाइल्यूट होने देना चाहता है, किसी और कंट्री तक इस शक्ति को पहुंचने देना चाहता हो। ऐसी इसमें कोई भी कंट्री P5 वाली नहीं है जो कि चाह रही है। ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत सपोर्ट हम लोग को फ्रांस के साइड से दिखा था, रसिया ने भी इवन इसका अपोज किया था। तो कोई भी कंट्री इसको अपनी पावर को जाने देना नहीं चाह रही है जो P5 में है। नेक्स्ट क्या है कि इंडिया जो है इसको पुश कर रहा है G4 मेंबर्स के साथ में। एक G4 ग्रुपिंग बनी है, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि G4 ग्रुपिंग किस चीज के लिए बनाया गया है। तो G4 में इंडिया है, जापान है, ब्राजील है और जर्मनी है। ये 4 कंट्रीज हैं। अब G4 के साथ में चैलेंज क्या है कि ये 4 कंट्री तो साथ में आ गई हैं कि आप यूएनएससी रिफॉर्म को पुश करवाने के लिए अपना एजेंडा आगे लेके बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो करंट P5 है उसमें कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ना अफ्रीका से है ना ही लैटिन अमेरिका से है। तो हमारा जो G4 है उसमें भी सिर्फ एक मेंबर यहां पे आया है, आपका ब्राजील वाला एरिया जो कि लैटिन अमेरिका से, और अफ्रीका का G4 में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये वाला प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगा। एक और प्रॉब्लम G4 के साथ में है कि इंडिया और जापान दोनों है। तो इंडिया, जापान और चाइना ऑलरेडी P5 का मेंबर है। तो इससे एशिया में 3 मेंबर्स मांगे जाएंगे, जबकि अफ्रीका में कोई भी नहीं रहेगा। तो इसका एक्सेप्ट होना थोड़ा सा हाइपोथेटिकल लग रहा है। तो इसमें हम लोगों को अफ्रीका का भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव उठा लेना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद फिर G4 का भी अपना अपोजिशन है, उसके अंदर में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि अपोज कर रही हैं। जैसे जर्मनी के एंट्री को अपोज कर रही है इटली, ब्राजील के लिए अर्जेंटीना अपोज कर रहा है, जापान की एंट्री को साउथ कोरिया, ये कंट्री अपोज कर रही है, इंडिया की एंट्री को फॉर ऑब्वियस रीजन पाकिस्तान अपोज कर रहा है। तो ये दूसरा चैलेंज हो गया। हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट है, एक और डिबेट चल रहा है कि कंट्रीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए परमानेंट मेंबरशिप विदाउट द राइट ऑफ वीटो, कि आपको वीटो पावर नहीं मिलेगा लेकिन परमानेंट मेंबरशिप हम दे देंगे। लेकिन ये भी जो डिबेट है इसमें भी है कि P5 किसी भी तरीके से अपना जो उनका प्रिविलेज वाला पोजीशन है, वीटो वाला पोजीशन है, उसको डाइल्यूट होने देना नहीं चाहते हैं। तो इसका भी बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेशन हो दिख नहीं रहा। और एक है आपका इसका वर्किंग में प्रॉब्लम कि अगर आपको मेंबरशिप जो काउंसिल का मेंबरशिप है उसमें अगर कोई बदलाव लाना है तो उस बदलाव के लिए यूएन चार्टर में बदलाव लाना पड़ेगा। और उस चार्टर में बदलाव के लिए 2/3 मेंबर जो हैं उनका कंसेंट मस्ट है। प्लस उसी में जो आपका P5 मेंबर्स भी है उनके पास वीटो पावर है, वो लोग वीटो भी कर सकते हैं उस पूरे चार्टर के जो रिक्वायरमेंट है, जो अमेंडमेंट हम लाना चाह रहे हैं उसमें पूरा तरीके से अपोज कर सकते हैं। अगला चैलेंज है आपका UFC, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस। इसको कॉफी क्लब के नाम से भी जाना जाता है।
ये मेनली G4 जो बनाया गया है उसके अपोजिशन में बनाया गया है। और जो जो कंट्री मैंने वहां पे मेंशन किया था कि इंडिया के अपोजिशन में पाकिस्तान, जर्मनी के अपोजिशन में इटली, अर्जेंटीना आपका ब्राजील के, मेक्सिको भी उसी के साथ में खड़ा है, साउथ कोरिया जापान के अगेंस्ट में। तो ये इसमें 13-14 कंट्री हैं, लेकिन मेनली यही कंट्रीज हैं जो कि इसको G4 के अपोजिशन में वो खड़े हैं। इसमें जो बीच के रास्ता के तौर पे कुछ एक्सपर्ट लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि एक बीच का रास्ता हम लोग देखते हैं कि एक सेमी परमानेंट मेंबरशिप, ये हम लोग नया कैटेगरी लेके आ सकते हैं, जिसमें कि कंट्रीज को 10 साल के लिए इलेक्ट किया जाएगा और वो दोबारा री इलेक्शन के लिए एलिजिबल रहेंगे। उनका री इलेक्शन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक बीच का रास्ता सुझाया जा रहा है। और जो इस आर्टिकल के ऑथर थे वो भी सजेस्ट कर रहे थे कि इंडिया को डायरेक्टली फुल फ्लेज्ड परमानेंट मेंबरशिप विथ वीटो पावर, वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक क्लेम होगा, अभी तत्काल में तो मिलना संभव नहीं दिख रहा है। तो ये हम लोग धीरे धीरे इससे पिच करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। ये जो है बीपीएससी के आने वाले जो मेंस एग्जाम है उसमें भी संभावित है। यूपीएससी में पास्ट में भी इस तरीके का क्वेश्चन देखा गया है, तो फ्यूचर में भी ये आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आगे आते हैं हम लोग अपने अगले आर्टिकल पे। अभी जो है टेलीकम्युनिकेशन बिल, इसका ड्राफ्ट जो है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रिलीज किया गया है 2022 का। इसका मेन मकसद ये है कि बहुत सारे एडवांसमेंट आ चुके हैं टेलीकॉम सेक्टर में, उसको करेंट जो एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके साथ में रेगुलेट कर पाना सक्षम, ये संभव है नहीं। तो इसको अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी मेनली 3 लेजिस्लेशन है इस डायरेक्शन में जो कि इस चीज को रेगुलेट कर रहे हैं। पहला है आपका इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, जो कि अंग्रेज के जमाना का है, 1885। इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट, ये 1933 का है, ये भी आपका कॉलोनियल पीरियड का एक्ट है। और तीसरा है आपका टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोसेशन एक्ट 1950, तो ये भी जस्ट आजादी के थोड़ा आसपास का है। तो बहुत ही लगभग 70 साल हम लोग पीछे चल रहे हैं। 70 साल का जो लॉ है वही आज भी हम आज के टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए उसका यूज कर रहे हैं। तो जो नया बिल है इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो ये एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है इसको रिपील किया जाए, इसको वापस ले लिया जाए, और जो एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश इस बिल में की गई। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, मेन क्या क्या चीजें हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो मेन चेंज में पहला चेंज हम लोग देखते हैं कि ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ओटीटी क्या होता है आपका, ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विसेज, इन पे क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। ये क्या है कि इसके अंदर अगर इसका एग्जाम्पल देखें कि ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज के अंतर्गत में क्या आ जाते हैं, जैसे व्हाट्सएप इसके अंदर आएगा, टेलीग्राम आएगा, सिग्नल आएगा, मैसेंजर आएगा, डुओ आएगा, गूगल मीट, इस टाइप का कोई भी ऐप आएगा जो कि डायरेक्ट मैसेजिंग या फिर वीडियो कॉल टाइप की फैसिलिटी अपने नेटवर्क पे, अपने इस पे प्रोवाइड करता है अपने प्लेटफॉर्म पे। तो जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका वोडाफोन, जियो, एयरटेल, ये सब कहते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा यूज कर रहा है, जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो मोबाइल सर्विसेज हैं उनका यूज कर रहा है, और सर्विसेज कुछ इस तरीके का प्रोवाइड करा रहा है जो कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, वो तो जनरली वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। फिर एसएमएस, ये सारा फैसिलिटी उनके द्वारा दिया जा रहा है मैसेजिंग का। ये उसी का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके उसी के टक्कर में खड़ा हो रहा है ये। इसी वजह से जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो डिमांड ये कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हम लोग को मिले, जो भी ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं उनके बनिस्पत पे। इस डिमांड को जो है इस ड्राफ्ट बिल में मान लिया गया है, और जो टेलीकॉम सर्विसेज का डेफिनेशन है इस एक्ट में, उसमें ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज को भी उस डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। तो इसमें जब इंक्लूड किया गया है तो इससे क्या क्या चीज ओटीटी सर्विसेज को और ऐड करना पड़ेगा अपने साइड पे। तो पहला क्या है कि उनको भी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, जैसे इनको लाइसेंस लेना पड़ता है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को, उसी तरीके से उनको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि केवाईसी, नो योर कस्टमर वाला एडहेरेंस, जब हम लोग सिम लेने जाते हैं तो वो सारा डिटेल हम लोगों से लेते हैं, तो उस तरीके का एडहेरेंस लेने की बात यहाँ पे भी की गई है।
इनक्रिप्शन रेगुलेशन, मतलब क्या है कि जो भी मैसेज इनक्रिप्ट किए जाते हैं उसको हाइड किया जाता है, तो वो उसके रिगार्डिंग भी रेगुलेशन गवर्नमेंट के साइड से जो है उसमें ये ओटीटी सर्विसेज आएंगी। फिर जो लॉफुल एक्सेस गवर्नमेंट को मिलता है इनके इक्विपमेंट या नेटवर्क का, फॉर एग्जांपल मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर अगर इन्फोर्स हो रहा है, किसी क्रिमिनल केस है, उसमें अगर इन्वेस्टिगेशन में गवर्नमेंट को चाहिए कि उनका एक्सेस मिले, जो फोन कॉल है, फोन रिकॉर्ड है उसका, तो वो अभी प्रोवाइड किया जाता है टीएसपीज के द्वारा। तो ये ओटीटी सर्विसेज को भी प्रोवाइड करना पड़ेगा आफ्टर दिस बिल बिकम्स एन एक्ट। जैसे ये एक्ट में होगा उनको भी ये चीज मानना पड़ेगा। तो ये सारा चीज है। तो ओटीटी सर्विसेज इसके विरोध में थोड़ा बहुत इसका वो अपना जो करना है वो दिखा रहे हैं थोड़ा बहुत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा चेंज क्या है। दूसरा चेंज आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए है। इसमें बोला गया है कि पूरा दुनिया परेशान है, स्पैम कॉल्स और फ्रॉड कॉल्स से बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए इसमें बोला गया है कि जो भी कॉल आएगा उसमें सिर्फ नंबर की जगह जो फोन करने वाला है उसकी आइडेंटिटी के बारे में भी जानकारी आपको साथ में आएगी उस कॉल पे ही। ये स्पैम कॉल और फ्रॉड को रोकने के लिए एक तरीका इसको देखा जा रहा है। एक साथ में और भी चीज ये लगाया गया है कि हो सकता है कि रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन डिटेल इसमें डाल दे। तो अगर कोई रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन डिटेल डाल रहा है तो उसके लिए फाइन की व्यवस्था की गई है, फाइन का प्रोविजन है, प्लस साथ में वो मोबाइल नंबर भी बंद किया जा सकता है। दूसरा क्या है, एक तो आपका स्पैम कॉल से परेशान होते हैं, दूसरा आपका कॉमर्शियल कम्युनिकेशन। अनेक वेराइटी के आपको मैसेजेज आते हैं कमर्शियल कम्युनिकेशन, इस पे ये छूट है, उस पे वो छूट है, डोमिनोज का, किलर जींस का, तो कभी बाटा का, कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, 1 mg, वेराइटी ऑफ थिंग्स। ये कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सिर्फ जो है, जो सब्सक्राइबर हैं उनके प्रायर कंसेंट के बाद ही अलाउ किया जाएगा, बिना कंसेंट के ये चीज अलाउ नहीं किया जाएगा। प्लस साथ में बिल में ये भी प्रोविजन किया गया है कि जो भी वायलेटर्स होंगे उनके खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाएगा अगर वो इस सारे प्रोविजन को मानने में इसकी अवमानना करते हैं। तो हम लोग देखते हैं अब तीसरा, पोजीशन ऑफ ट्राई। जो टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ट्राई, ये जो टेलीकॉम सेक्टर है हमारा उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी, लेकिन जो करेंट बिल है वो ट्राई के पोजीशन को डाइल्यूट करता है, इसको एक रेगुलेटरी बॉडी से रिकमेंडेटरी बॉडी में कन्वर्ट करने में बहुत जगह पे दिखता है कि वो कर रहा है। जैसे जो पहला है आपका कि जो ट्राई का रिकमेंडेशन है, ये इसकी जरूरत नहीं होगी कोई भी नया लाइसेंस इशू करने के लिए। अभी तक इसकी रिकमेंडेशन मस्ट होता था कि ट्राई का रिकमेंडेशन रहेगा तभी नया लाइसेंस इशू किया जाएगा। तो इस रिकमेंडेशन इसको खत्म कर दिया गया है, इसका रिकमेंडेशन खत्म। नेक्स्ट क्या है कि पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन था, इनको अगर ट्राई को रिकमेंडेशन दिया है तो उस रिकमेंडेशन को रिकंसिडरेशन के लिए ट्राई के पास वापस भेज सकती थी। अभी क्या है कि इनको वापस भेजने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, उनको मानना ना मानना उनके हाथ में है, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है। तो ये सिर्फ उनका रिकमेंडेशन का काम बच गया है, उसको माने ना माने इसमें कुछ वैसा नहीं है। लेकिन ये क्या है, जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि एक रेगुलेटर जो टेलीकॉम सेक्टर का हो वो थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस में इंटरनेशनल जो भी कंट्रीज हैं वहां पे ये देखने में मिलता है, तो उससे ये लाइन में नहीं है। तो इसका एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये दिख गया अपने को। नेक्स्ट देखते हैं अपना कि इंटरनेट शटडाउन पे, कि अभी जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कई जगह पे देखा जाता है कि इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं इसको भी इस ड्राफ्ट बिल में ऐड किया गया। तो इसके अगेंस्ट में बहुत सारी सिविल सोसाइटीज ने अपना आवाज उठाया है और बोला है कि ये गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर दे रहा है इंटरनेट शटडाउन करने का, जिसके ऊपर कोई भी जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है। तो ये मिसयूज इसका हो सकता है। कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर वॉइस आती है तो उसको दबाने के लिए इसका मिसयूज किया जा सकता है। तो इसका एक क्रिटिसिज्म यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट है आपका फॉर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए क्या प्रोविजन है। तो ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को जो भी उनको स्पेक्ट्रम वो ऑक्शन करके ले रहे हैं, जो भी उनका 2G 3G या 4G, अभी 5G आया है, तो जो भी वो स्पेक्ट्रम परचेज कर रहे हैं
उसका वो फुल यूटिलाइज कर सकें, इसकी व्यवस्था इस नए बिल में दी गई है। इसमें बोला क्या है कि आप शेयर कर सकते हो, अपना स्पेक्ट्रम ट्रेड कर सकते हो, उसको लीज पे दे सकते हो, या फिर अगर आप अनयूटिलाइज है तो उसको वापस रिटर्न कर सकते हो। तो ये सारी व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। प्लस साथ में जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उसको रीस्ट्रक्चर करने का, मर्जिंग या डीमर्जिंग करने का, उसके भी प्रोसेस को ये बिल काफी सिंप्लीफाई कर देता है। तो ये तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए काफी अच्छी बातें हैं, उनके लिए काफी फायदे की बात है। अगला मुद्दा जो है इसमें वो है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से, यूएसओएफ। इसमें क्या है, जो भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना होता है यूएसओएफ में। ये एक फंड बनाया गया है, मेनली जो हमारा भारत नेट वाला प्रोजेक्ट था कि हर गांव तक हमको इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड कराना है, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत इसको ले आया गया है। तो उसके तहत में ये फंड पहले से चला आ रहा था, उसमें इसको मर्ज करके लाया गया था। लेकिन इसका एक मैंडेट था कि इसका जो पैसा होगा इसको यूज किया जाएगा रूरल कनेक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए। लेकिन जो नया बिल है इसमें बोला गया है कि इसको अर्बन कनेक्टिविटी इनहेंस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्लस साथ में रिसर्च फील्ड वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इस वाले बिल में अपने पास यही सारी बातें हैं। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हर पॉइंट के साथ साथ में दिखा दिया है इस बेसिस पे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। अब अगर एक्ट के रूप में आता है, किस तौर पे ये पास हो रहा है, तो उस पर भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आगे पीछे बन सकता है। अब हम लोग आते हैं अपना लास्ट जो टॉपिक है आज का, उस पे कि अभी सितंबर 29, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एबॉर्शन राइट्स को लेकर के कुछ अपनी रूलिंग दी है। उस रूलिंग में ये कहा है कि जो सिंगल और अनमैरिड वुमेन हैं उनको भी सेम राइट होगा प्रेगनेंसी को एबॉर्ट करने का बिटवीन 20 एंड 24 वीक्स। जो एमटीपी एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वो एक्सटेंड किया गया। जो भी मैरिड वुमेन है उन तक ये चीज उपलब्ध है, सुविधा। ये आया है कहाँ से? क्योंकि एक महिला जो थी अनमैरिड वुमेन, वो दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल की थी कि मुझको भी अधिकार दिया जाए, जिसको कि दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, ये बोलते हुए कि इस जो एमटीपी एक्ट है उसमें ये अधिकार सिर्फ मैरिड वुमेन को दिया गया है। तो उसी केस को सुप्रीम कोर्ट ने लिया और उसमें ये जजमेंट दिया है कि जो अनमैरिड वुमेन है उनको भी मैरिड वुमेन के बराबर ही अधिकार दिया गया है फॉर एबॉर्शन एज वेल। इस जजमेंट को देते हुए जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने बोला कि राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, अपने शरीर में क्या उनको बच्चा रखना है नहीं रखना है, तो उसकी ऑटोनॉमी जो माता है उनके पास होनी चाहिए। फिर डिग्निटी, उनकी खुद के जो डिग्निटी है उसके लिए बहुत जरूरी है। जो प्राइवेसी ऑफ रिप्रोडक्टिव चॉइस उनके लिए है, वो ये जो अनमैरिड वुमेन है उन तक भी ये चीजें एक्सटेंड की गई है। प्लस साथ में एक और चीज हुआ कि मैरिटल रेप है उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया जुडिशियरी के द्वारा। मैरिटल रेप क्या होता है कि विवाह में रहने के बाद अगर पति के द्वारा कुछ ऐसा इंसिडेंट किया जाता है पत्नी के साथ सेक्सुअली, जो कि रेप की कैटेगरी में आता है, तो उसको मैरिटल रेप माना जाता है, फोर्सफुली, मतलब बिना कंसेंट के। तो इसको भी रिकॉग्नाइज किया गया इस जजमेंट में। वो सेपरेट जजमेंट था, तो ये भी डेवलपमेंट साथ में ही हुआ है। तो मैरिटल रेप के अगेंस्ट में जस्टिस वर्मा कमेटी ने प्रीवियसली ही इसके अगेंस्ट में बोला था कि इसको क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए, और उन्होंने ये कहा था कि एक रेपिस्ट जो है हमेशा रेपिस्ट रहेगा, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसका विक्टिम के साथ में रिश्ता क्या है। तो लेकिन इसके ये जो कमेटी का रिपोर्ट था ये काफी पहले आया था, लेकिन इसको जो है हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया था। जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें अमेंडमेंट आया था 2013 में, उसमें इसको शामिल नहीं किया गया था, ओमिट कर दिया गया था इस प्रोविजन को। तो अभी जो क्लैरिटी है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर कट जगह दिया है, ये काफी अच्छा स्टेप है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी की बात करें वो बहुत सारे चैलेंजेस की वजह से डिफरेंट है, क्योंकि हमारा समाज में पैट्रियार्कल माइंडसेट, जो सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड विद एबॉर्शन, या फिर जो चीजें इस तरीके के पैट्रियार्कल माइंडसेट या सोशल स्टिग्मा है, वो आपको अनमैरिड वुमेन के अगेंस्ट में ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो भी अनमैरिड वुमेन है वो ज्यादातर अनसेफ एबॉर्शन की ओर रिसोर्ट करते हैं,
वो पूरा मेडिकल एक्सपर्ट उसकी मदद से ये एबॉर्शन नहीं करवा पाती हैं, क्योंकि इसको अभी तक लीगल मान नहीं रहे थे, उनको ये अधिकार दिया नहीं गया था, तो वो अनसेफ एबॉर्शन हो रहा था, जो कि माता के हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। इसके अलावा स्पाउसल वायलेंस, जो उनके पति हैं उनके द्वारा डोमेस्टिक और सेक्सुअल वायलेंस के इंसिडेंट, वो भी हमारे कंट्रीज में देखने को मिलता है। जैसा कि आपका NFHS 5 के सर्वे में भी देखने को मिला था कि करीब 29.4% महिलाएं जो हैं, इन्होंने सर्वे में बोला कि दे हैव एक्सपीरियंस्ड एनी फॉर्म ऑफ स्पाउसल वायलेंस, बी इट डोमेस्टिक और सेक्सुअल। तो ये वाला प्रॉब्लम जो ग्राउंड रियलिटी है ये है, लेकिन स्टिल जो रूलिंग है एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है, स्पेशली इन द सिचुएशन जबकि एबॉर्शन को क्रिमिनलाइज किया गया है USA में। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, वहां पे इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया। हम लोग इसको और एक्सटेंड कर रहे हैं लोगों तक, तो ये थोड़ा सा अच्छा स्टेप है, बढ़िया स्टेप है। तो आज इतना ही सारा कुछ जो भी आर्टिकल है, यही सारे आर्टिकल थे। इसका आपको अगर PPT चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सिद्धि ISPCS, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से PPT देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा BPSC मेंस प्रिपरेशन सीरीज में क्वेश्चन आंसर राइटिंग, उसके रिगार्डिंग गाइडेंस की जो सीरीज चल रही है, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो जो करंट अफेयर वाला है इसको फॉलो करना चाहिए उनको, क्योंकि बहुत सारा जो मेंस वाला पॉइंट है, जो डाटा वाला पॉइंट है, वो यहाँ से उठा के वो यूज कर सकते हैं वहाँ पे BPSC में। तो आज वाला जो भी वीडियो है इसमें हमारे पास इतना ही है। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।